पहली रसोई के नेक के बहाने निर्जला ने मृत्युंजय से महक को उसके मायके ले जाने की रिक्वेस्ट की थी, जिस पर मृत्युंजय घुरकर राजेंद्र जी, निर्जला जी और महक को घूर रहा था। वही महक के दिल में डर था कि कहीं मृत्युंजय उसे जाने से रोक ना दे। हे भगवान, प्लीज ये हाँ कह दे ताकि मैं इस घर से बाहर निकाल कर सुधांशु का पता लगा पाऊं, मुझे पता तो चले कि आखिर सुधांशु और मीरा एक साथ है भी या नहीं। सब लोगों की नज़र मृत्युंजय पर टिकी हुई थी। रचना को पूरा भरोसा था कि मृत्युंजय कभी हाँ नहीं कहेगा। वही मृत्युंजय आग उगलती नजरों से सबको देख रहा था। कुछ देर बाद सोचकर उसने जवाब में कहा, ठीक है, अगर ये लड़की अपने मायके जाना चाहती है तो जा सकती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं इसे इसके छोटे से घर में लेकर जाऊंगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मृत्युंजय से इजाजत मिलते ही महक बहुत ज्यादा खुश हो गई। हाँ कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, आपको मुझे छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। महक की खुशी देख मृत्युंजय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेले छोड़ने की गलती नहीं कर सकता, विकल्प तुम्हारे साथ जाएगा। विकल्प कल इसे इसके घर छोड़कर आना और ध्यान रखना कहिए भाग न जाए। कुछ पल के लिए महक का चेहरा उतर गया, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश थी कि उसे इस घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। इससे भी ज्यादा उसकी खुशी की वजह यह थी कि वो मीरा और सुधांशु को ढूंढने में हाथ पैर मार पाएगी। रात बहुत हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। निर्जला जाकर महक के गले लग गए और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मृत्युंजय ने तुम्हें जाने की इजाजत दे दी। खैर चलो, अच्छी बात है, कल तुम आराम से अपने मायके हो आना। महक ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद निर्जला अपने कमरे में चली गई। वहीं अपने कमरे में बालकनी के पास खड़े मृत्युंजय ने फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ, उसने कहा, महक कल अपने माँ बाप के घर जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने भाई से मिलने की कोशिश जरूर करेगी और तब हमें पता चल जाएगा कि वो चूहा कौन से बिल में छुपा है। उसके मिलते ही मुझे मेरी बहन भी मिल जाएगी और उसके बाद मुझे इस लड़की को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? उस आदमी ने सामने से कहा, जी बस आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं हमारे आदमियों को मैम के पीछे लगवा दूंगा, वो जहां भी जाएगी हमारे आदमी उन पर नजर रखेंगे। मृत्युंजय ने कॉल काट दिया और आसमान की तरफ देखकर बोला, बहुत हो गया तुम्हारा खेल महक अवस्थी, कल तुम्हारे खेल का दी एंड होगा और इस नकली और बनावटी रिश्ते का भी। फाइनली कल मुझे आज़ादी और चैन की सांस मिलेगी और तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए पैकअप होगा। एक तरफ मृत्युंजय महक को फंसाने के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ महक सुधांशु को कैसे ढूंढा जाए उस बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद महक कमरे में आ गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो मृत्युंजय आराम से मुस्कुराते हुए बेड पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देख महक खुद में ही बोल पड़ी, ये हंसते भी है। आज पहली बार इन्हें हंसते हुए देखा है, वरना इनके चेहरे पर हमेशा या तो गुस्सा रहता है या तो अकड़ रहती है। लेकिन अचानक इस बंजर रेगिस्तान में गुलाब कैसे खिल गया? खैर जो भी हो, मैं तो बस इसी बात से खुश हूं कि कल मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिल जाएगा। महक आकर अपनी जगह पर लेट गई। उसे दूसरी तरफ मुंह करके लेट देखा मृत्युंजय ने लैपटॉप बंद कर दिया और साइड में रख दिया। महक इतनी थक चुकी थी कि लेटते ही कुछ ही पल में उसे नींद आ गई। मृत्युंजय भी लेट गया और उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी। दोनों आराम से सोए हुए थे कि कुछ वक्त बाद मृत्युंजय को अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो महक उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। महक को इस तरह अपने इतने पास देख मृत्युंजय के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी सांसें बार बार महक की सांसों से टकरा रही थी। वो चाहकर भी अपनी धड़कनों और सांसों पर काबू नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वो महक के करीब जा रहा था और महक के जिस्म की भीनी खुशबू उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। उसके थोड़े करीब जाकर अचानक मृत्युंजय को रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा था। उसके दिल में महक को लेकर कौन से जज्बात पनप रहे थे। उसने अगले ही पल महक को खुद से दूर धकेल दिया और खुद को संभालते हुए बोला, नो वे, मैं इस फटीचर के प्यार में नहीं गिर सकता। भले ही इसकी शक्ल मासूम है, लेकिन नियत से ये बहुत शातिर हैं। आज तक इसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, मुझे इससे दिल लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। मृत्युंजय ने दूसरी तरफ करवट ली और महक से मुंह मोड़कर सो गया। कुछ देर में मृत्युंजय भी गहरी नींद में था। अगली सुबह महक एक्साइटमेंट के मारे जल्द ही उठ चुकी थी। वो तुरंत फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होकर वो नीचे चली गई। महक ने मंदिर में जाकर सुबह की आरती की। उसकी आवाज से पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी की लहर दौड़ गई। सब अपने अपने कमरे से महक की आवाज सुन बाहर निकल आए। महक ने आरती पूरी की और सबको प्रसाद दिया। रचना ने महक के हाथों से प्रसाद लेते हुए कहा, अच्छा हुआ आज जल्दी आ गई, सबके लिए नाश्ता तुम्हें ही बनाना है। महक ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया और तुरंत किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। जल्दी जल्दी में महक ने तुरंत सारा नाश्ता बना दिया और टेबल पर सबको सर्व कर दिया। नाश्ता खत्म होने के बाद विकल्प ने महक से कहा,
चलिए भाभी, अगर आप तैयार है तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। महक ने जल्दबाजी में कहा, बस थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ। रचना ने महक को ताना मारने का ये मौका भी नहीं छोड़ा। ओ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सब तुम्हारे नौकर हैं? मेरे बेटे को ऑफिस जाना है और उसे देर हो रही है। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़े तो जल्दी करो, वो तुम्हारा पूरे दिन इंतजार नहीं करेगा। विकल्प ने रचना को समझाया, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी अपनी फाइल्स वगैरह तैयार करनी है, मेरे पास थोड़ा वक्त है। कोई बात नहीं भाभी, आप अपना काम खत्म कर लीजिए। महक ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और रचना से बोली, वो चाचा जी, बात ऐसी है कि अभी तक ये जगह नहीं है। रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं आज शायद देर हो गई, तो मैं एक बार उन्हें जगाकर नाश्ता दे दूं, उसके बाद में भैया के साथ चली जाऊंगी। मृत्युंजय अब तक नहीं उठा था, ये सुनकर सब चौंक गए। निर्जला ने कहा, क्या मृत्युंजय अभी तक जागा नहीं? लेकिन वो तो रोज जल्दी उठ जाता है। महक ने तुरंत कहा, हाँ मैं भी वही देखने जा रही हूँ कि आज उन्हें इतनी देर क्यों हो गई। मैं उन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। महक जल्दी से कमरे में चली गई। मृत्युंजय अभी भी बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ सो रहा था। ये देख महका खुद ही बोल पड़ी, ये देखो, मुझे जाने में देर हो रही है और ये अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं, पता नहीं आज इन्हें इतनी नींद क्यों आ रही है। महक मृत्युंजय के पास गई और उसे जगाने के लिए उसे हाथ लगाया ही था कि उसे एहसास हुआ कि मृत्युंजय का पूरा शरीर गर्मी से तप रहा था। महक ने उसके सर पर हाथ रखा और चेक किया तो पता चला कि मृत्युंजय को बहुत तेज बुखार था। महक ने तुरंत नीचे जाकर निर्जला को इन्फॉर्म किया, माँ शायद उन्हें बहुत तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज। मृत्युंजय को बुखार था, ये सुनते ही रचना घबरा गई, क्या मृत्युंजय को बुखार है? लेकिन अचानक उसे बुखार कैसे आ गया? वो तो कभी इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ता। पता नहीं चाची जी, कल रात तक सब ठीक था, ना जाने अचानक उन्हें इतना तेज बुखार कैसे आ गया। महक को घबराया हुआ देख विकल्प बोला, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी डॉक्टर सक्सेना को कॉल कर देता हूँ, वो हमारे फैमिली डॉक्टर है, वो कुछ ही देर में आ जाएंगे। विकल्प ने डॉक्टर को कॉल किया और सब महक के साथ कमरे में चले गए। रचना ने आते ही मृत्युंजय का शरीर चेक किया तो उसका पूरा बदन बुखार से बुरी तरह से तप रहा था, लेकिन इसका इल्जाम भी रचना ने तुरंत महक पर लगा दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरा मृत्युंजय कभी इस तरह बीमार नहीं पड़ता, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ गलत हो रहा है। तुमने मृत्युंजय के साथ ऐसा क्या किया कि उसे इतना तेज बुखार आ गया? बताओ मुझे। अभी महक पर से मीरा को भगाने का इल्जाम हटा भी नहीं था कि रचना ने उस पर मृत्युंजय को जानबूझकर बीमार करने का दूसरा इल्जाम लगा दिया। महक ये सुनकर घबरा गई, उसने तुरंत सफाई में कहा, नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि इन्हें बुखार कैसे आ गया। रचना महक के साथ और बहस करती उससे पहले ही निर्जला ने कहा, बस करो रचना, एक तरफ यहाँ मृत्युंजय बुखार में तप रहा है और तुम हो कि अभी भी ब्लेम गेम खेल रही हो। अगर तुम्हें मृत्युंजय की इतनी ही फिक्र है तो जाओ जाकर चेक करो कि डॉक्टर आए या नहीं, इस तरह महक पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। निर्जला की ऊंची आवाज से रचना तमतमा गई, गलत लड़की को शह दे रही है आप दीदी। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, जरूर इसी ने ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से मृत्युंजय बीमार हो गया। मैं बता रही हूँ आपको, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, खास करके इस लड़की को तो बिल्कुल नहीं। सब लोगों की बहसबाजी के बीच डॉक्टर जल्दी से कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने मृत्युंजय को चेक किया तो मृत्युंजय का शरीर बुखार से तप रहा था। मृत्युंजय को ठीक से चेक करने के बाद डॉक्टर ने सबसे कहा, लगता है मृत्युंजय को हाई वायरल हुआ है, इसी वजह से उसे बुखार भी आ गया है। आप लोगों को कुछ दिनों के लिए मृत्युंजय से दूर रहना होगा, वरना ये बीमारी आप सबको भी हो सकती है। मैं फिलहाल कुछ दवाएं लिख कर देता हूं, आप मृत्युंजय को वक्त दवाई देते रहिएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन विकल्प को पकड़ा दिया। विकल्प ने तुरंत सारी दवाएं मंगवा ली। विकल्प प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाई लेने के लिए चला गया था। मृत्युंजय की हालत देख बाकी सब भी बहुत परेशान थे। महक को मृत्युंजय का ख्याल रखने के लिए कहकर सब नीचे चले गए थे। महक मृत्युंजय के सिरहाने पर बैठी टेम्परेचर चेक कर रही थी। उसने थर्मामीटर मृत्युंजय के मुंह में रखा और ध्यान से मृत्युंजय को देखने लगी। कुछ सोचकर वो जल्दी से नीचे गई और नीचे से ठंडा पानी और कपड़े की पट्टियां लेकर कमरे में आ गई। जब महक ने थर्मामीटर चेक किया तो मृत्युंजय को 103 बुखार था। महक मृत्युंजय के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने लगातार ठंडे पानी की पट्टियां मृत्युंजय के सर पर रखी और उसे अच्छे से चादर से कवर कर दिया। महक थोड़ी उदास थी, उसने मन ही मन कहा, मुश्किल से एक मौका मिला था इस घर से बाहर निकलकर सुधांशु कहाँ है उसकी सच्चाई पता लगाने का, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जाने के लिए दिल मान ही नहीं रहा। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लगभग 2-3 घंटे बीत गए थे। महक अभी भी मृत्युंजय के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां लग रही थी। लगातार पट्टियां रखने की वजह से मृत्युंजय का बुखार अब काफी हद तक काम हो चुका था।
महक अभी पानी बदलने के लिए नीचे ही जा रही थी कि तभी अचानक विकल्प घबराता हुआ कमरे में आ गया। उसे देखते ही महक बोल पड़ी, अच्छा हुआ भैया आप आ गए, आप इनकी दवाएं लेकर आ गए। अगर इन्हें होश आ जाएगा तो इन्हें कुछ खिलाकर दवाई भी देनी है। विकल्प कुछ परेशान सा लग रहा था। ये देख महक ने पूछा, क्या हुआ भैया? आप परेशान है, कोई बात हुई है क्या? विकल्प को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे बोले, लेकिन फिर भी उसने भारी गले के साथ कहा, वो भाभी आपको सभी घर वालों ने नीचे बुलाया है, आप जल्दी नीचे चलिए। विकल्प काफी सीरियस लग रहा था। महक ये देखकर थोड़ी सी शॉक थी, लेकिन वो जल्दी से उसके साथ नीचे चली गई। हॉल में जाकर देखा तो कुछ पुलिस वाले फीमेल कांस्टेबल के साथ वहां पर आए हुए थे। सारे घर वाले अजीब नजरों से महक को घूर रहे थे, जिससे महक को कुछ अजीब लग रहा था। जैसे ही महक नीचे आई, इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप महक अवस्थी है? इतनी शाम को पुलिस सारंग विला क्यों आई थी? सारे परिवार वाले इस तरह से महक को क्यों घूर रहे थे? महक मृत्युंजय की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर नहीं लौटी, बल्कि उसने वहां रहकर मृत्युंजय का ख्याल रखना पसंद किया। महक मृत्युंजय के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी ताकि उसका बुखार काबू में आ सके। तभी विकल्प कमरे में आया और घबराते हुए महक को अपने साथ नीचे हॉल में ले गया, जहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। वहां पहुंचते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने महक से पूछा, क्या आपका नाम महक अवस्थी है? महक ने सारे घरवालों की तरफ देखा जो घुरकर उसे ही देख रहे थे। महक को ये सब कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसने हाँ में सर हिलाया और इंस्पेक्टर से कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम महक अवस्थी है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको मीरा के बारे में कुछ पता चला है, या फिर क्या आपको मेरे भाई सुधांशु अवस्थी के बारे में कुछ पता चला है? इंस्पेक्टर ने फीमेल कांस्टेबल की तरफ इशारा किया, जिसके बाद वो फीमेल कांस्टेबल महक की तरफ आगे बढ़ी। उसने अगले ही पल महक के हाथों में हथकड़ी पहना दी और महक से कहा, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अचानक हाथों में हथकड़ी देख मैं घबरा गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, ये आप क्या कह रही है? मुझे क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं? आखिर मैंने किया क्या है? माँ, विकल्प भैया ये सब क्या कर रहे हैं? आप में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? महक सबको मदद की गुहार लगा रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसे बचा लेगा। उसने उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखा, लेकिन एक के बाद एक सबने अपनी नजरें झुका ली। निर्जला और विकल्प एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं पीतांबर, राजेंद्र सर झुकाए खड़े हुए थे और रचना ने महक की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बना लिया था। सबके ऐसे रिएक्शन देख महक हक्का बक्का रह गई। उसने इंस्पेक्टर से कहा, मैंने किया क्या है इंस्पेक्टर साहब? आप मुझे बताइए तो मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? लगता है जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या आप मुझे मीरा को भगाने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने मीरा को नहीं भगाया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इंस्पेक्टर ने महक से कहा, आपको मीरा सारंग को भगाने के जुर्म में नहीं, बल्कि शनाया सोनवानी को किडनैप करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके पापा ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि शादी के दिन आपने शनाया सोनवानी को किडनैप किया और उन्हें अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है ताकि आप मिस्टर सारंग से शादी कर सके। इंस्पेक्टर की बात सुन महक चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये शनाया कहाँ से बीच में आ गई। अब तक उसने शनाया के बारे में तो कभी सुना भी नहीं था। वो तो जानती भी नहीं थी कि शनाया कौन थी। महक ने इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश की, नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ है। मैं तो जानती भी नहीं कि शनाया सोनवानी कौन है। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं, मैं उसे कैसे किडनैप कर सकती हूँ? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है कि किसी गलतफहमी के चलते आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कुछ बोलता, उससे पहले ही पीछे से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सारंग विला में गूंजी। गलतफहमी इंस्पेक्टर को नहीं, तुम्हें हो रही लड़की। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी बेटी को अगवा कर लोगी, उसे इतने वक्त तक छुपा कर रखोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? हमें सब पता चल चुका है, तुमने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है ताकि तुम शादी में उसकी जगह ले सको, और क्या पता ये तुम्हारी और मृत्युंजय की मिली भगत हो। कुबेर सोनवानी अपने बेटे विद्युत सोनवानी के साथ वहां पहुंच चुका था। महक के हाथों में हथकड़ी देख वो बहुत खुश हो रहा था। महक ने उस आदमी से रिक्वेस्ट की, नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने आपकी बेटी को किडनैप नहीं किया। मैं तो उसे जानते भी नहीं हूँ, मैं उसे कैसे किडनैप कर सकती हूँ? और उस दिन जो कुछ भी हुआ वो। लेकिन कुबेर सोनवानी ने महक की बात बीच में ही काट दी। तुम्हें क्या लगता है लड़की, तुम कोई भी कहानी बनाकर सुना दोगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? नहीं, हमारे पास सबूत है ना इंस्पेक्टर साहब? हमारे पास इस बात का सबूत है और गवाह भी कि आखिरी बार शनाया को तुम्हारे ही साथ देखा गया था। तुमसे मिलने के बाद ही हमारी बेटी गायब हुई है। ये बात सुन महक शॉक थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो कब शनाया से मिली थी। इंस्पेक्टर ने एक वीडियो घर के सारे लोगों को दिखाया और कहा, ये देखिए, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि शनाया सोनवानी और महक अवस्थी दोनों सीढ़ियों पर एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसके बाद महक अवस्थी उन्हें अपने साथ लेकर कहीं चली गई।
उस वीडियो को देखकर सबकी नजरें महक पर टिक गई। वही महक उस वीडियो को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। उसने निर्जला की तरफ देखते हुए कहा, माँ ये सच नहीं है। हाँ मैं उनसे मिली जरूर थी लेकिन मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये शनाया सोनवानी है। विकल्प भैया आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए। महक ने इंस्पेक्टर को समझने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब मैं मानती हूँ कि मैं आखिरी बार इस लड़की से मिली थी लेकिन इन्होंने मुझे बाहर जाने का पीछे का रास्ता पूछा था। मैं तो बस उन्हें बैक गेट तक छोड़ने के लिए गई थी क्योंकि उन्होंने कहा कि वो ब्यूटिशियनिस्ट है और उन्हें बैक गेट से एंट्री और एग्जिट करने के लिए कहा गया है। महक अपनी सफाई पर सफाई दे रही थी लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक किसी ने महक के घर पर एक जोरदार चांटा मार दिया। महक के गाल पर उंगलियों के निशान छप चुके थे। जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने रचना खड़ी हुई थी। रचना ने घिन भरी नजरों से महक को देखा और बोल पड़ी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर की बहू पर इस तरह का आरोप भी लग सकता है लेकिन तुम्हारी वजह से आज तक जो सारंग विला में नहीं हुआ आज वो हो रहा है। इस घर की बहू को पुलिस अरेस्ट करके लेकर जा रही है। जब से तुम इस घर में आई हो सिर्फ मनहूसियत छाई हुई है। अच्छा होगा अगर तुम इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। महक की आंखों में अब तक बड़े बड़े आंसू भर चुके थे। वो सबसे मदद मांग रही थी लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर ने फीमेल कांस्टेबल को महक को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। फीमेल कांस्टेबल महक को साथ लेकर जा रही थी तभी महक ने कहा, एक मिनट प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ एक बार मुझे मेरे पति से बात करने दीजिए। प्लीज सिर्फ एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। महक कांस्टेबल और इंस्पेक्टर से विनती कर रही थी लेकिन उन दोनों ने ही महक की बात मानने से इनकार कर दिया। सॉरी अब आपको जो भी करना है वो पुलिस स्टेशन जाकर करिए। हम आपको कोई रियायत नहीं दे सकते। हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। हमें आपको अभी गिरफ्तार करके लेकर जाना होगा। महक ने फिर से इंस्पेक्टर से कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ इंस्पेक्टर, बस 1 मिनट की बात है। मुझे एक बार उनसे बात कर लेने दीजिए उसके बाद आप अपनी कार्यवाही कर लीजिएगा। मैं आपको नहीं रोकूंगी। महक जाने से पहले मृत्युंजय से मिलना चाहती थी, उसे कुछ बताना चाहती थी लेकिन इसी बीच रचना उसके और इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई और महक से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जय से मिलने की और वो इस बात में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। पहले तुमने मीरा को भगाया और फिर शनाया की किडनैपिंग की, वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा। रचना ने फिर इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से ले जाए। आप इसके साथ जो कार्यवाही करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फीमेल कांस्टेबल जबरदस्ती महक का हाथ खींचते हुए उसे घर से बाहर ले गई। रचना आराम से मुस्कुराते हुए ये सब होता हुआ देख रही थी। निर्जला और विकल्प एक दूसरे की तरफ देखकर बेबस महसूस कर रहे थे। उनका दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि महक ऐसा कुछ कर सकती थी लेकिन जो कुछ भी उन्होंने वीडियो में देखा उसे वो झुकाला भी नहीं सकते थे। इंस्पेक्टर के साथ साथ कुबेर सोनवानी और विद्युत सोनवानी भी वहां से चले गए। उन सब के जाने के बाद विकल्प ने निर्जला से कहा, चाची पता नहीं क्यों लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे लग रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन पर गलत इल्जाम लगाया गया है। निर्जला ने भी दबी नम आवाज में कहा, मुझे भी यही लग रहा है बेटा। मैंने महक के साथ सिर्फ चंद घंटे बिताए हैं लेकिन मैं उस बच्ची के दिल को जान चुकी हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती लेकिन जिन सबूत को हमने देखा है उसे गलत भी साबित नहीं किया जा सकता। अगर मृत्युंजय यहाँ होता तो अभी भी कुछ हो सकता था लेकिन उसकी हालत भी तो तुम जानते हो। निर्जला की बात सुन रचना ने ताना मारते हुए कहा, थैंक गॉड आपको ये तो पता है कि आपका बेटा किस हालत में है दीदी, वरना मुझे तो लगा था कि इस लड़की के चक्कर में आप अपने बेटे को भूल ही गई है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ जय उठेगा तो उसे इस बारे में कोई कुछ भी ना बताए। मैं नहीं चाहती कि घर की इज्जत के खातिर ही सही लेकिन वो पुलिस स्टेशन से उस लड़की को छुड़ाने के लिए जाए। जो गुनाह उसने किया है उसकी सजा तो इस लड़की को मिलनी ही चाहिए। निर्जला और राजेंद्र अपने कमरे में चले गए। विकल्प भी परेशानी में कमरे में जाकर महक के बारे में सोच रहा था। मृत्युंजय इस वक्त सो रहा था और रचना महक के जाने की खुशी मना रही थी। अच्छा हुआ ये बला हमेशा के लिए इस घर से टल गई। मैं चाहती हूँ कि अब ये लड़की वापस लौटकर कभी इस घर की तरफ देखे भी नहीं। आखिर सबको पता चल ही गया कि वो लड़की कितनी बड़ी चालबाज है। फाइनली अब उस लड़की का मनहूस साया हमारे सारंग विला से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। महक को अब तक पुलिस स्टेशन ले आया गया था। फीमेल कांस्टेबल ने महक को जेल में बंद कर दिया था। महक रोती बिलखती जेल की सलाखों के पीछे अभी भी चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवाज लगा रही थी। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वहां पर कोई भी महक की बात सुनने को तैयार नहीं था। महक रोती हुई वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सर कहाँ है आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। महक बहुत रो रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। रोते रोते अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी लेकिन वो फिर भी बड़बड़ाए जा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस महक को अरेस्ट करके ले जा चुकी थी।
महक जाते वक्त मृत्युंजय से बात करना चाहती थी लेकिन रचना ने ऐसा होने नहीं दिया। महक को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था। महक की हालत रोने की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी। वहीं मृत्युंजय इन सबसे अनजान सारंग विला में अभी भी सोया हुआ था। सारंग विला में महक के लिए निर्जला और विकल्प दोनों परेशान हो रहे थे। शाम के करीब 8 बजे के आसपास मृत्युंजय की नींद खुली। उसने उठते ही महक को आवाज लगाई। महक, महक कहाँ हो तुम? मृत्युंजय महक का नाम लेकर चिल्ला रहा था। रचना, जो कि मृत्युंजय के कमरे के पास से ही गुजर रही थी, उसने मृत्युंजय की आवाज सुन कहा। मृत्युंजय को इतनी जल्दी होश आ गया और होश में आते ही महक का नाम पुकारने लगा। अगर इसे पता चल गया कि महक को पुलिस लेकर गई है तो वो उसे छुड़ाने जरूर जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कुछ सोचकर रचना मृत्युंजय के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मृत्युंजय अभी भी काफी कमजोर लग रहा था। वो उठकर बिस्तर पर बैठा और आसपास देखने लगा। मृत्युंजय की आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें आ रही थी। जब वो बेहोश था उसने एक बार आंखें खोलकर देखा था, महक उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। मृत्युंजय इसी बारे में सोच रहा था कि तभी रचना कमरे के अंदर दाखिल हुई। जय बेटा, तुम्हें होश आ गया। मैं बता नहीं सकती कि तुम्हें ठीक देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं तो डर ही गई थी। वैसे अचानक तुम्हें इतना तेज बुखार कैसे आ गया? लगता है शायद पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तुम। रचना यहाँ वहाँ की बातें कर मृत्युंजय को भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय ने सीधे सपाट लहजे में पूछा, महक कहाँ है? मृत्युंजय बार बार महक का ही नाम ले रहा था। ये देख रचना को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत जवाब में कहा, वो यहाँ पर क्यों होगी? आज तो उसे पग फेरे के लिए वापस अपने घर जाना था ना, तुमने ही तो उसे इजाजत दी थी, फिर वो यहाँ क्यों रुकती? वो तो कब की अपने मायके चली गई। रचना की बात सुन मृत्युंजय कंफ्यूज हो गया। क्या महक अपने मायके चली गई? लेकिन मैंने तो कुछ वक्त पहले महसूस किया था वो यही थी मेरे पास। क्या मैं कोई सपना देख रहा था या फिर? मृत्युंजय को सोच में डूबा देख रचना ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये जानकर कि महक उसे इस हालत में अकेला छोड़कर चली गई थी, मृत्युंजय को काफी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में ही रचना से कहा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मृत्युंजय सारंग अभी इतना भी कमजोर नहीं हुआ कि किसी को उसे सहारा देना पड़े। आप जाइए, मैं ठीक हूँ। रचना मृत्युंजय को गुस्से में देख खुश थी। वो जान चुकी थी कि मृत्युंजय महक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। रचना मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। दरअसल मृत्युंजय ने उस आदमी को कॉल लगाया था जिसे उसने महक के पीछे जाने के लिए कहा था, ताकि वो सुधांशु का पता लगा पाए और मीरा तक पहुंच जाए। जैसे ही उस आदमी ने फोन उठाया, मृत्युंजय ने कहा, तो क्या खबर मिली है? क्या वो लड़की अपने भाई से मिलने गई थी? मीरा उस लड़के के साथ ही है ना? क्या तुम्हें उनके ठिकाने के बारे में पता चला? कहाँ छुपा बैठा है वो चूहा? मुझे जल्दी से उसका पता बताओ ताकि उसे उसके बिल में से बाहर निकाल कर मैं अपनी बहन तक पहुंच सकूं। उस आदमी को मृत्युंजय की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैडम तो अपने मायके गई ही नहीं। इनफैक्ट मैंने सुबह से नजर रखी हुई है, वो अब तक घर से बाहर तक नहीं निकली। उस आदमी की बात सुन मृत्युंजय कंफ्यूज हो गया। क्या महक घर से बाहर नहीं निकली? क्या तुम शो हो? कहीं वो किसी और के साथ? उस आदमी ने कहा, नहीं सर, आपके घर आज कोई नहीं आया था सिवाय पुलिस के। इसके अलावा मैंने सुबह से घर पर नजर रखी हुई है, मैडम घर से बाहर नहीं निकली। मृत्युंजय को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। दरअसल उस आदमी ने पुलिस को महक को जीप में डालकर वहां से ले जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो नहीं जानता था कि महक को पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई थी। मृत्युंजय ने फोन काट दिया और गुस्से में बेड पर पटक दिया। कहाँ गई महक? अगर वो पग फेरे के लिए अपने घर गई थी तो वो घर से बाहर कैसे नहीं निकली? मेरे आदमी ने उसे जाते हुए कैसे नहीं देखा? कौन झूठ बोल रहा है? कुछ तो है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। दिन का वक्त हो चुका था। मृत्युंजय बेड से नीचे उतरा। हालांकि वो अभी भी कमजोर था, लेकिन जैसे तैसे वो डाइनिंग टेबल तक पहुंच ही गया। आज डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए कोई भी नहीं आया था। सब महक के इस तरह से अरेस्ट हुए जाने पर परेशान थे। मृत्युंजय ने आकर एक नौकर से पूछा, सब कहाँ है और अभी तक डिनर के लिए क्यों नहीं आए? उस नौकर ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। मृत्युंजय का शक अब गहरा होता जा रहा था। उसने पूरे घर में चिल्लाना शुरू कर दिया, महक, महक कहाँ हो तुम? मृत्युंजय की आवाज सुन धीरे धीरे सब अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए। वही मृत्युंजय घर के हर कोने में महक को पुकारता हुआ उसे ढूंढ रहा था। रचना जैसे ही कमरे से बाहर आई वो शॉक हो गई। मैंने तो मृत्युंजय से कहा था कि वो पग फेरे के लिए अपने मायके गई है, फिर वो इस वक्त उसे क्यों ढूंढ रहा है? कहीं से सच तो नहीं पता चल गया? रचना घबराते हुए कमरे से बाहर निकली। मृत्युंजय अभी हर कमरे में महक को ढूंढ रहा था। सबके बाहर आते ही मृत्युंजय हॉल में आ गया और सबके बीच खड़े होते हुए पूछा, महक कहाँ है?
मैं जानता हूं कि वो पग फेरे के लिए अपने घर नहीं गई। अब आप लोग मुझे सच्चाई बता रहे हैं या फिर मुझे अपने तरीके से पता करनी होगी। कहाँ है महक? निर्जला और विकल्प घबराए हुए थे, वहीं राजेंद्र और पीतांबर परेशान थे। रचना के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देख मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, अब आप लोग कुछ बोलेंगे? कहाँ है महक? मैंने पूछा, कहाँ है महक? सबको चुप देख विकल्प बोल पड़ा, भाई वो दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर आया था, वो भाभी को अरेस्ट करके ले गया। विकल्प की बात सुन मृत्युंजय चौंक गया। और पुलिस महक को अरेस्ट करके ले गई, लेकिन क्यों? और बिना मेरी इजाजत के पुलिस उसे लेकर जाने वाली होती कौन है? वो लड़की मेरी इजाजत के बिना इस घर के बाहर कदम नहीं रख सकती, आप सब जानते हैं ना? विकल्प ने जवाब में कहा, भाई हम जानते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के पास भाभी के खिलाफ अरेस्ट वारंट था। वो दरअसल सोनवानी ने भाभी के खिलाफ कंप्लेंट की और ये कहा कि भाभी ने शनाया को किडनैप किया है, इसलिए पुलिस उन्हें अपने साथ। मृत्युंजय का गुस्सा इस वक्त हद से बढ़ चुका था। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैं बीमार था, मर नहीं गया था कि आप लोग मुझे बिना बताए इतना सब कुछ होते हुए देखते रहे। मृत्युंजय के इस रिएक्शन पर हर कोई शॉक था। एक तरफ निर्जला और विकल्प को लग रहा था कि मृत्युंजय का ये गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसके मन में महक के लिए बढ़ रही फिक्र बोल रही थी, लेकिन रचना का दिल कुछ और ही कह रहा था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी निर्जला ने कहा, महक जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन रचना ने मना कर दिया। रचना इसी बात से डर रही थी कि अगर मृत्युंजय को पता चल गया तो क्या होगा। उसने मृत्युंजय के कुछ कहने से पहले ही सफाई दे दी, वो दरअसल जय, मैं नहीं चाहती थी कि इस हालत में तुम ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने उस लड़की को तुमसे मिलने से रोक दिया। वैसे भी पुलिस ने हमें सबूत दिखाए थे, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि शनाया के गायब होने से पहले वो लड़की ही उससे मिली थी, और जब वो मीरा को भगा सकती है तो शनाया को क्यों नहीं? मुझे पुलिस की बात पर यकीन था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो जाने से पहले तुमसे मिले। मृत्युंजय ने एक नज़र रचना को घूरा, जिसके बाद रचना चुप हो गई। मृत्युंजय ने ठंडी आवाज में कहा, यह फैसला मेरा होगा कि वो यहाँ रहेगी या जेल में, किसी और का नहीं। अब मैं इस मामले को अपनी तरह से हैंडल करूंगा। सबसे बात करने के बाद मृत्युंजय वहां से स्टडी रूम में चला गया। अंदर जाते ही उसने किसी को कॉल लगाया, मुझे शनाया के गायब होने की सारी रिपोर्ट चाहिए। वो कब, कहाँ, कैसे गई, किसके साथ गई, हर एक बात मुझे जाननी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सब में सच में महक अवस्थी का हाथ है या नहीं। मृत्युंजय ने फोन काट दिया और टेबल पर रख दिया। वो आराम से कुर्सी पर बैठा और सर पीछे टिकाते हुए बोला, महक अवस्थी, अगर शनाया को भगाने में सच में तुम्हारा हाथ होगा तो तुम याद रखना, तुम्हारी जिंदगी नरक से बदतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मृत्युंजय गुस्से में था, इसलिए किसी ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि सब वही बाहर हॉल में बैठे रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला था। एक तरफ मृत्युंजय बहुत गुस्से में था, दूसरी तरफ महक जेल में डरी घबराई हुई थी, और घर में सब मृत्युंजय और महक को लेकर परेशान थे। इस बात को लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। रात के 12 बजे रहे थे। मृत्युंजय अभी भी स्टडी रूम में बिना कुछ खाए बैठा हुआ था और उस आदमी के कॉल का इंतजार कर रहा था जिसे उसने शनाया के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। मृत्युंजय ने घड़ी की तरफ देखा, वो फोन उठाकर किसी को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। मृत्युंजय ने तुरंत फोन उठाया तो सामने से उस आदमी ने कहा, सर, जैसा आपने कहा था मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, जो प्रूफ मुझे मिले हैं वो मैंने आपको मेल कर दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। मैडम बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, शनाया सोनवानी कभी किडनैप हुई ही नहीं थी। मैंने सारी चीज आपको भेज दी है। मृत्युंजय ने तुरंत कॉल काटा और अपना लैपटॉप ऑन किया। उसने मेल खोला और उसमें उस आदमी के भेजे हुए सारे एविडेंस देख लिए। उन एविडेंस को देखने के बाद मृत्युंजय की मुट्ठियां कस गई। उसने गुस्से में कहा, कुबेर सोनवानी, इस बार तुमने अपनी हद पार की है। तुमने सारंग परिवार पर उंगली उठाने की कोशिश की है, अब इसकी सजा तुम्हें अपना पूरा का पूरा हाथ गंवाकर भुगतनी नहीं होगी। मृत्युंजय ने फिर से उस आदमी को कॉल किया और उसे कुछ कहा। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय ने वो सारे एविडेंस पेन ड्राइव में ले लिए और वहां से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गया। बाहर हॉल में अभी भी सब परेशान बैठे हुए थे। किसी ने भी अब तक खाना नहीं खाया था, सब मृत्युंजय के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे ही मृत्युंजय बाहर आया, विकल्प ने कहा, भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा और कार की चाबी उठा ली। ये देख रचना ने उसका रास्ता रोक दिया। कहाँ जा रहे हो तुम मृत्युंजय? और वो भी आधी रात को? कहीं तुम उस लड़की को जेल से वापस लाने तो नहीं जा रहे? तुम ऐसा नहीं कर सकते, उस लड़की ने गलती की है, उसे सजा भुगतनी ही होगी। क्योंकि वो सारंग परिवार की बहू है, तुम उसे इस घिनौने जुर्म से बचा नहीं सकते। मृत्युंजय ने रचना और सबकी तरफ देखकर सिर्फ एक जवाब दिया, महक बेकसूर है, उसने शनाया को किडनैप नहीं किया। पहली बार मृत्युंजय ने सबके सामने महक की साइड ली थी। ये देख निर्जला और विकल्प के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, और ये सुनने के बाद कि महक निर्दोष थी, उन दोनों की खुशी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वहीं ये सुनने के बाद रचना बिल्कुल खुश नहीं थी।
मृत्युंजय वहां से निकल गया और जाते हुए बोला, मैं महक को अपने साथ वापस लेकर ही लौटूंगा। आप लोग उसकी चिंता मत करिए और आराम से खाना खाकर सो जाए, मैं सब संभाल लूंगा। अगर शनाया किडनैप नहीं हुई थी तो कहाँ थी शनाया? और क्यों उसके बाप ने महक पर झूठा इल्जाम लगाया था? मृत्युंजय ने अपने आदमियों से कहकर शनाया के बारे में पता लगवा लिया था। मृत्युंजय जान चुका था कि महक ने शनाया को किडनैप नहीं किया था। सच जानने के बाद मृत्युंजय महक को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन रचना उसे रोकना चाहती थी, पर मृत्युंजय ने किसी की भी बात नहीं सुनी और महक को लेने पुलिस स्टेशन चला गया। रात के करीब 1 बजे बज रहे थे। महक इस वक्त पुलिस स्टेशन में जेल की सलाखों के पीछे अभी भी रोती हुई जमीन पर बैठी हुई थी। उसके साथ उस सेल में कुछ और औरतें भी थी। महक के कपड़े और उसकी बातें सुन उन औरतों ने कहा, क्या हुआ रे, किसी के साथ सोई हुई पकड़ी गई थी या फिर चोरी की है तूने? दूसरी औरत ने कहा, कहीं पुलिस ने इसलिए तो गिरफ्तार नहीं कर लिया क्योंकि उन्हें हफ्ता देने से मना कर दिया हो तूने? वैसे लगती तो अच्छे खानदान की है, फिर भी ये सब काम करती है तू। महक को उन औरतों की बातों से घिन आ रही थी, वो उनसे डर भी रही थी। घबराते हुए वो दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। महक को अब इस जेल में बहुत डर लग रहा था। वही इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए महक को देख रहा था और फोन पर बात कर रहा था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सोनवानी साहब, ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जब तक सच नहीं उगल देती हम इसे छोड़ेंगे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, चाहे ये सारंग परिवार की बहू हो या कोई और, हमें इस फर्क नहीं पड़ता। इसकी अकड़ तो हम ठिकाने लगाएंगे, फिर देखते हैं कैसे नहीं बोलती। महक इंस्पेक्टर की बातें सुन घबरा रही थी। वही इंस्पेक्टर फोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रहा था। तभी उस पुलिस स्टेशन में एक रौबदार आवाज गूंजी, अच्छा तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपने जिसे अरेस्ट किया है वो सारंग परिवार की बहू है? अच्छी बात है इंस्पेक्टर साहब, इंसान को अपनी ड्यूटी को लेकर लॉयल होना ही चाहिए। मृत्युंजय पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। महक उसकी आवाज से ही पहचान चुकी थी कि मृत्युंजय वहां आ गया था। वो खड़ी हुई और जेल की सलाखों को पकड़े हुए मृत्युंजय को देखने लगी। मृत्युंजय ने एक नज़र महक की तरफ देखा, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और बुरी तरह से सूज चुकी थी। डर और परेशानी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। वही महक मृत्युंजय को यहाँ देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे भी मृत्युंजय के चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो अभी भी कमजोर था। मृत्युंजय ने सिर्फ एक नज़र महक को देखा और फिर इंस्पेक्टर से कहा, लेकिन अच्छी बात तो तब होती जब आप लॉयल्टी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते, सोनवानी के पीछे दुम हिलाते नहीं फिरते। इंस्पेक्टर ने थोड़े गुस्से में कहा, देखिए मिस्टर सारंग, आप हद में रहकर बात कीजिए। आप एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को इस तरह डरा धमाका नहीं सकते। और आप भी बिना कोई ठोस सबूत मेरी बीवी को इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। मृत्युंजय ने भी इस गुस्से में जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने मृत्युंजय से कहा, आपको क्या लगता है हमने बिना किसी सबूत के ही आपकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया? नहीं, हमने सारा काम कानून के दायरे में रहकर किया है। हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है और ठोस सबूत है। मृत्युंजय शान से जाकर कुर्सी पर बैठ गया और पैर पर पैर चढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आपके पास ऐसा कौन सा ठोस सबूत है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि शनाया सोनवानी की किडनैपिंग मेरी बीवी ने की है। महक एकटक मृत्युंजय को देख रही थी। उसकी बातें सुन महक को अच्छा लग रहा था। वो खुश थी कि मृत्युंजय उसे बचाने के लिए यहाँ आया था। महक के चेहरे से डर और घबराहट अब कहीं गायब ही हो गई थी। मृत्युंजय के सिर्फ यहाँ आने भर से वो काफी सेफ महसूस कर रही थी। इंस्पेक्टर ने वो वीडियो मृत्युंजय को दिखाया और कहा, ध्यान से देखिए मिस्टर सारंगी इस वीडियो को। इसमें आपकी बीवी मिस सोनवानी के साथ कहीं जा रही थी और आखिरी बार मिस सोनवानी को इन्हीं के साथ देखा गया था। तो क्या इसका साफ मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ही मिस सोनवानी को किडनैप किया है? या फिर आप ये कहेंगे कि ये वीडियो झूठा है? मृत्युंजय ने जवाब में कहा, नहीं मुझे नहीं लगता। क्या इसमें मेरी बीवी शनाया को जोर जबरदस्ती कहीं लेकर जा रही है? नहीं ना। क्या उसने शनाया के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की? नहीं, शनाया अपनी मर्जी से महक के साथ जा रही थी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महक ने उसे किडनैप किया है। मृत्युंजय की बात सुन उस इंस्पेक्टर की बोलती बंद हो चुकी थी। वहीं महक खुश नजर आ रही थी। मृत्युंजय अपनी जगह से उठा और महक के पास आ गया। उसके आते ही महक ने कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आपको आराम। लेकिन मृत्युंजय ने उसे आगे कुछ नहीं बोलने दिया और उसके होठों पर उंगली रख दी। जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसी का जवाब देना, बाकी बकवास सुनने के मूड में मैं अभी नहीं हूँ। उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। महक ने बिना डरे मृत्युंजय को सब सच बता दिया। उस दिन मीरा को खाना देने के बाद मैं दूसरी दुल्हन के कमरे में खाना देने जा रही थी, लेकिन तभी ये लड़की मुझे सीढ़ियों के पास मिल गई। उसने कहा कि वो ब्यूटिशियन है और उसे पीछे के गेट का रास्ता नहीं पता, तो मैं उसे रास्ता दिखाकर वहां से जा ही रही थी कि आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। मैं नहीं जानती थी कि ये लड़की शनाया है, आपकी होने वाली बीवी। मृत्युंजय ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया। अब तक यहाँ पर विद्युत और कुबेर सोनवानी भी पहुंच चुके थे। कुबेर सोनवानी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने मृत्युंजय से ऊंची आवाज में कहा,
तो फाइनली तुम अपनी सो कॉल्ड बीवी को बचाने के लिए आ ही गए। हमें लगा ही था कि तुम ज्यादा वक्त इसे जेल में नहीं रहने दोगे। आखिर इससे शादी करने के लिए तुमने मेरी बेटी को भी तो बहुत सफाई से रास्ते से हटा दिया। लेकिन ये लड़की तो इस जेल से बाहर निकलने से रही। जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। कुबेर सोनवानी की ऊंची आवाज से मृत्युंजय को भी गुस्सा आ गया। उसने भी गुस्से में कहा, पहली बात मेरे सामने आवाज नीचे रखें वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि हम कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। और दूसरी बात, मेरी बीवी ने आपकी बेटी को किडनैप नहीं किया। आपकी बेटी जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। और आप क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी मैं आपको दे रहा हूं। आपकी बेटी की वजह से मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी। वो बीच शादी में मुझे छोड़कर भाग गई। अगर मैं इसका बदला लेने निकला तो सोनवानी परिवार रोड पर आ जाएगा। एक पल के लिए कुबेर और विद्युत मृत्युंजय की बात सुनकर घबरा गए थे, लेकिन फिर उन्होंने जवाब में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे? मेरी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो शादी से भाग नहीं सकती। वो क्यों भागेगी शादी छोड़कर, जबकि वो खुद तुमसे शादी करना चाहती थी? ये सब कुछ इसी लड़की का किया धरा है और मुझे तो ये भी लगता है कि तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। मृत्युंजय का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने मुठ्ठियां कस ली और टेबल पर मुक्का मार दिया। मृत्युंजय के इस गुस्से से महक के साथ साथ इंस्पेक्टर कुबेर और विद्युत भी घबरा रहे थे। भले ही मृत्युंजय की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसका रुतबा, उसका रौब अभी भी बरकरार था। उसने इंस्पेक्टर को हुक्म दिया, मैं आखिरी बार कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मेरी बीवी को जेल से बाहर निकाल दो। इंस्पेक्टर ने सोनवानी के सामने देखा। सोनवानी ने ना में सर हिला दिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने कहा, सॉरी सर, लेकिन हम आपकी बात नहीं मान सकते। हमारे पास उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। मृत्युंजय इंस्पेक्टर को कुछ कहने ही जा रहा था कि विद्युत बीच में बोल पड़ा, लगता है तुम्हारे परिवार की ये पुरानी आदत है, गलती खुद करनी और फिर दोष किसी और के सर पर डाल देना, जैसे तुम अभी कर रहे हो। तुमने और इस लड़की ने मिलकर मेरी बहन को गायब करवाया और फिर तुमने बड़े आराम से इस लड़की से शादी कर ली, ठीक वैसे ही जैसे मीरा ने किया। खुद तो शादी से भाग गई, लेकिन सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। मीरा का जिक्र आते ही मृत्युंजय को गुस्सा आ गया। उसने विद्युत को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरी बहन का नाम अपनी जुबान से एक बार भी मत लेना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विद्युत ने भी जोश जोश में कहा, क्यों न लूं, क्यों न लूं, आखिर उस बदचलन गिरी हुई लड़की ने काम भी तो वैसा ही किया है। अपने आशिक के साथ भाग गई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा मुझे और मेरे परिवार को। अपनी बहन के बारे में इतनी गिरी हुई बातें सुन मृत्युंजय का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने विद्युत का कॉलर पकड़ा और उसे मुक्का मारना शुरू कर दिया। मृत्युंजय को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसे कुछ वक्त पहले तेज बुखार था। इस हालत में भी मृत्युंजय विद्युत के ऊपर भारी पड़ रहा था। जेल की सलाखों के पीछे खड़ी महक को डर था कि कहीं मृत्युंजय कुछ गलत ना कर दे, लेकिन तभी वहां पर कोई आया और उसने मृत्युंजय को विद्युत से अलग कर दिया। क्या कर रहे हैं भाई? आप यहाँ भाभी को छुड़ाने आए हैं या फिर आपको खुद जेल जाना है? छोड़िए इसे। आप क्यों इस बेकार के आदमी की बातों में आ रहे हैं? विद्युत और मृत्युंजय के बीच विकल्प खड़ा हुआ था। उसने मृत्युंजय को विद्युत से अलग किया और उसे समझाने की कोशिश की। दरअसल निर्जला को मृत्युंजय की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने विकल्प को उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन भेज दिया था ताकि विकल्प ये मृत्युंजय की मदद कर पाए। मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में इतनी घटिया बात करने की? मन तो करता है आज ही इसकी जान ले लूं। विकल्प ने मृत्युंजय को शांत करने की कोशिश की, भाई मैं आपकी बात समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये वक्त होश से काम लेने का है। हम यहाँ भाभी को छुड़वाने आए हैं, पहले वो काम करना चाहिए। मृत्युंजय ने एक नज़र घूरकर विद्युत को देखा और फिर अपना कॉलर ठीक करते हुए इंस्पेक्टर से कहा, आपके पास सिर्फ एक सबूत है इंस्पेक्टर, जिसमें आप शनाया को मेरी बीवी के साथ कहीं जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं जो ये साफ कर देंगे कि शनाया जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। मृत्युंजय ने एक पेन ड्राइव और कुछ पेपर्स इंस्पेक्टर की तरफ आगे किए। विद्युत और कुबेर एक दूसरे को देख रहे थे। विकल्प भी नहीं जानता था कि आखिर मृत्युंजय के पास महक की बेगुनाही के कौन से सबूत थे, इसलिए वो भी ध्यान से इंस्पेक्टर के रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। इंस्पेक्टर ने वो पेन ड्राइव लैपटॉप से अटैच की और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वो हर एक चीज देख रहा था उसके नॉर्मल एक्सप्रेशन शोक में बदलते जा रहे थे। महक भी जेल सलाखों के पीछे खड़ी ध्यान से सब कुछ देख रही थी। वो भी नहीं जानती थी कि आखिर मृत्युंजय के पास उसकी बेगुनाही का क्या सबूत है। क्या सबूत है मृत्युंजय के पास महक के बेगुनाही का? मृत्युंजय महक को बचाने के लिए और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। वहां पर विद्युत सोनवानी और कुबेर सोनवानी भी आए हुए थे। विद्युत ने मीरा के बारे में कुछ गलत बोला, जिस वजह से मृत्युंजय को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन विकल्प ने वक्त पर आकर मामला संभाल लिया। वहीं मृत्युंजय ने महक की बेगुनाही का सबूत इंस्पेक्टर को दिया। मृत्युंजय की दी हुई पेन ड्राइव उस इंस्पेक्टर ने लैपटॉप से कनेक्ट की और उसमें कुछ फाइल चेक करने लगा। जो पेपर मृत्युंजय ने दिए थे उसे पढ़कर इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई थी।
वो अजीब नजरों से कुबेर सोनवानी को देख रहा था। वही कुबेर सोनवानी कभी इंस्पेक्टर को देख रहा था तो कभी मृत्युंजय को। आखिरकार इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर सोनवानी, मिस्टर सारंग के दिए हुए सारे एविडेंस ये साफ कह रहे हैं कि आपकी बेटी को किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। इस बात पर कुबेर बोल पड़ा, व्हाट नॉनसेंस, मेरी बेटी अपनी मर्जी से शादी छोड़कर कहाँ जा सकती है? और अगर इतना ही पता है आपको तो ये भी बता दो कि कहाँ है मेरी बेटी। मृत्युंजय ने कुबेर की बातों का जवाब दिया, तुम्हारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड विनोद घोंसले के साथ इस वक्त इंडिया से बाहर है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्रांस में है। मृत्युंजय की बात सुन सब चौंक गए थे, कुबेर, विद्युत और महक भी। मृत्युंजय ने सबको एक्सप्लेन किया, इस फुटेज में 2 दिन पहले की एक लाइव क्रिकेट मैच की वीडियो है जिसमें शनाया विनोद घोंसले क्रिकेट प्लेयर को चीयर करती हुई दिखाई दे रही है। और ये है शनाया की फ्लाइट टिकट्स। शनाया खुद अपनी मर्जी से शादी के दिन शादी छोड़कर आधी रात को फ्रांस जाने के लिए निकल गई थी। अगर वो किडनैप हुई होती तो वो फ्लाइट कैसे अटेंड करती और फ्रांस में कैसे पहुंचती? कुबेर सोनवानी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वही विद्युत भी काफी कंफ्यूज लग रहा था। उसके ऊपर मृत्युंजय ने जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। मृत्युंजय ने कुछ चैट की कॉपीज कुबेर और विद्युत को थमाते हुए कहा, और ये रही तुम्हारी प्यारी संस्कारी बेटी की चैट उसके एक्स बॉयफ्रेंड या फिर पता नहीं कर्ड बॉयफ्रेंड विनोद घोंसले के साथ। वो और विनोद लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे। आपकी बेटी मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन विनोद ने उसे ब्लैकमेल किया, उनके पिक्चर्स और वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद शनाया खुद अपनी मर्जी से शादी छोड़कर उसके पास फ्रांस लौट गई। मृत्युंजय की बात है सुन महक को झटका लगा था। उसे लगा ही नहीं था कि शनाया ऐसा कुछ कर सकती है। वही विकल्प भी सोच में डूब गया। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, लोग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर भाई की शादी उस शनाया से हो गई होती तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते, लेकिन उनकी शादी महक भाभी से हुई और एक न एक दिन वो उनके साथ बहुत खुश होंगे। उनके रिश्ते को बस वक्त की जरूरत है और कुछ नहीं। और आज तो हमने देखा भी लिया कि भैया के दिल में भाभी के दिल में कितनी फिक्र है। विद्युत और कुबेर की बोलती बंद हो चुकी थी। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मृत्युंजय ने जो एविडेंस दिए थे उसे कोई भी झुकला नहीं सकता था। सारे एविडेंस साफ कह रहे थे कि महक निर्दोष है, उसने शनाया की किडनैपिंग नहीं की। मृत्युंजय जानता था कि कुबेर ने इस इंस्पेक्टर को पैसे खिलाए थे ताकि वो महक को अरेस्ट कर सके। वहीं इंस्पेक्टर भी समझ गया था कि मृत्युंजय को उसकी सच्चाई पता है, इसलिए उसने मृत्युंजय की चापलूसी शुरू कर दी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं मिसेज सारंग को कभी अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं करता। आई एम सॉरी, आप प्लीज इसे मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मृत्युंजय ने महक की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने तुरंत कांस्टेबल से कहा, मैडम को जल्दी से बाहर निकालो। एक फीमेल कांस्टेबल ने तुरंत जेल का दरवाजा खोल दिया और महक जेल से बाहर आ गई। इस पर इंस्पेक्टर बोल पड़ा, अब तो आप खुश हैं ना सर? मृत्युंजय ने नामे सर हिला दिया और कहा, नहीं, अभी तो तमाशा बाकी है। अब मुझे कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है मिस्टर विद्युत सोनवानी के अगेंस्ट। मृत्युंजय की बात सुन सब फिर एक बार शॉक हो गए। मृत्युंजय ने आगे कहा, इस आदमी ने शादी से पहले मेरी बहन को होटल के रूम में मिलने के लिए बुलाया था और वहां उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, जिस वजह से मेरी बहन शादी छोड़कर कहीं चली गई। मैं इस लड़के के अगेंस्ट मॉलेस्टेशन का केस दर्ज करवाना चाहता हूं। इंस्पेक्टर जानता था कि अगर उसने जरा सी भी आनाकानी की तो मृत्युंजय उसका बुरा हाल करेगा, इसलिए उसने तुरंत मृत्युंजय की फाइल लिखी और विद्युत को जेल में बंद कर दिया। फाइनली मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और वहां से जाने लगा, लेकिन कुबेर ने उसका रास्ता रोककर तिरछी नजरों से महक को देखकर कहा, बहुत बड़ी गलती की है तूने मृत्युंजय, मेरे बेटे को जेल पहुंचा दिया, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा और इस लड़की से भी। मृत्युंजय ने कसकर महक का हाथ पकड़ लिया और कुबेर को कॉन्फिडेंटली कहा, आजमा कर देख लो, अगर मेरी बीवी को हाथ तक लगा पाए तो मैं मान जाऊंगा। मेरे रहते उसे कोई खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। मृत्युंजय के इतना कहने पर महक उसे ध्यान से देखने लगी। मृत्युंजय उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन के बाहर ले आया। अब तक सुबह के 7 बजे रहे थे। विकल्प उन दोनों के साथ साथ पुलिस स्टेशन के बाहर आया। उसने जानबूझकर मृत्युंजय से कहा, भाई आप भाभी को लेकर घर पहुंचो, मैं घर जाकर सबको बता देता हूं कि सब कुछ ठीक है। घर पर सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मृत्युंजय ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद विकल्प वहां से अकेला ही निकल गया। मृत्युंजय ने महक देखा तो उसकी आंखों से ही समझ गया था कि वो क्या सोच रही होगी, इसलिए उसने कहा, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, अंदर मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ एक दिखावा था। हमारे रिश्ते का सच तुम भी जानती हो और मैं भी। और ये बात हमेशा याद रखना, जैसे ही मीरा मिल जाएगी ये बनावटी रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मृत्युंजय कार की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी महक ने उसका रास्ता रोक लिया। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या हम इस रिश्ते की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी, इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं हर हद पार करूंगी।
कुछ सोचकर मृत्युंजय मुस्कुराने लगा, उसने कुछ भी नहीं कहा और जाकर कार में बैठ गया। महक भी उदास चेहरे के साथ कार में बैठ गई। तभी अचानक मृत्युंजय का फोन बजा। मृत्युंजय को इतनी सुबह सुबह राघव कॉल कर रहा था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से राघव की घबराई हुई आवाज आई। सर गुड मॉर्निंग। क्या तुमने इतनी सुबह मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग विश करने के लिए कॉल किया है राघव? मृत्युंजय ने गुस्से में पूछा। राघव ने घबराते हुए कहा, नहीं सर, वो दरअसल ऑफिस में इस वक्त। मृत्युंजय जो कार स्टार्ट करने ही वाला था वो अचानक रुक गया। उसने पूछा, ऑफिस में क्या? राघव ने हकलाते हुए जवाब दिया, वो सर ऑफिस में। ऑफिस में मिताली मैम आई है और वो बहुत सीन क्रिएट कर रही है। इनफैक्ट वो अपने साथ मीडिया भी लेकर आई है। मृत्युंजय का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गया। व्हाट, वो लड़की इतनी सुबह मीडिया को लेकर ऑफिस क्यों आई है? राघव ने जवाब में कहा, सर उसने मीडिया को बताया कि आपने उसे चीट किया और किसी और से ही शादी कर ली है और वो इसी बात का इशू बनाकर कब से यहाँ पर मीडिया के सामने रो रही है। राजीव सर भी ऑफिस में नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मृत्युंजय ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राघव ने फोन रख दिया, जिसके बाद मृत्युंजय गहरी सोच में डूब गया। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने बगल में चुपचाप बैठी महक पर गई। महक, जो कि मिताली का नाम सुनकर थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले रचना ने भी मिताली का जिक्र किया था। महक भी जानना चाहती थी कि मिताली कौन है और उसका मृत्युंजय से क्या रिश्ता है। मृत्युंजय अचानक मुस्कुराने लगा। उसने महक की तरफ देखा और पूछा, अभी अभी तुमने कहा था कि इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या तुम अभी भी अपनी बात पर कायम हो? महक ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद मृत्युंजय ने कहा, अच्छा फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, इससे पता चलेगा कि तुम सारंग परिवार की बहू बनने लायक हो या नहीं। तुम ऐसे मामलों को कैसे हैंडल करती हो, और अगर तुम इस परिवार में फिट बैठती हो तो हो सकता है एक दिन हमारे बीच भी एक रिश्ता बन जाए। महक की आंखों में चमक आ गई। वो पूरी तरह से तैयार थी, वो तो इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है, मैं बहुत अच्छे से करूंगी। आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। मृत्युंजय ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा और महक को सब कुछ समझने लगा। कुछ देर बाद महक ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई थी। महक को घबराया देख मृत्युंजय ने पूछा, आयोशो कि तुम ये कर लोगी? अगर तुम नहीं कर सकती तो अभी बता दो, वहां जाकर कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो। महक ने उसे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। मृत्युंजय ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर में दोनों सारंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंच चुके थे, जिसके एंट्रेंस को मीडिया ने हर तरफ से घेर कर रखा था। जैसे ही उन दोनों की कार अंदर एंटर हुई, मीडिया ने कार के शीशे खटखटाना शुरू कर दिए थे। इतने सारे लोग और मीडिया को देख महक पहले से ही घबरा गई थी। महक को घबराया हुआ देख मृत्युंजय ने कहा, फिर सोच लो, चाहे तो अभी बैकआउट कर सकती हो। लेकिन महक अपनी बात पर अड़ी रही, नहीं मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैंने आपसे कहा ना। मृत्युंजय ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है देखते हैं चलो। मृत्युंजय की कार पार्किंग में आई और महक मृत्युंजय दोनों साथ में कार से बाहर निकले। मृत्युंजय के बॉडीगार्ड ने पहले ही सारे मीडिया वालों को पार्किंग से दूर एक कोने में खड़ा कर दिया था। सब मृत्युंजय और महक की तस्वीरें ले रहे थे। दूर खड़े रिपोर्टर महक और मृत्युंजय से सवाल पूछने के लिए बेताब हो रहे थे। मृत्युंजय ने महक की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। महक ने अपना हाथ उसके हाथों में रखा और दोनों मीडिया के सामने आकर खड़े हो गए। एक के बाद एक सारे रिपोर्टर्स के सवाल शुरू हो गए। मिस्टर सारंग, हमने सुना है कि आपका अफेयर मिताली शाह के साथ था, लेकिन आपने उन्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। दूसरे ने कहा, हमने तो ये भी सुना है कि आपके और मिस मिताली शाह के बीच जिस्मानी संबंध थे, आपने उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद किसी और से शादी कर ली। क्या ये सच है? तीसरे रिपोर्टर ने कहा, सुनने में तो ये भी आया है कि आपकी शादी किसी और से होने वाली थी, लेकिन फिर आपने ऐन मौके पर अपनी दुल्हन बदल दी। सारे रिपोर्टर के सवाल सुन महक थोड़ा सा घबरा रही थी। वही मृत्युंजय मीडिया के सामने अभी भी पूरे रौब से खड़ा हुआ था।